हेलो बच्चों, ये सीएचएल के ऊपर ये मेरा छठा प्रीवियस ईयर का वीडियो जा रहा है और इससे पहले बैक टू बैक वीडियो जाते चला जा रहा है और कहीं न कहीं आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ये ज़ूम तो हम कर सकते हैं। तो आप ही लोग का प्रिपरेशन को और ईज़ी कर सके तो इसी के बिहाफ में मैं क्या कर रहा हूँ, आज भी कुछ कुछ 8 या 9 या 10 ऐसे प्रश्नों का सौगात आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सके। तो आज की क्लासेस में जिन 8 या 9 10 सम को सॉल्व करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और प्राय देखिएगा हमारे दिए गए वीडियो को अगर ठीक से फॉलो कीजिएगा तो आपको बेशक किसी तरह का डाउट नहीं होगा। और इसके साथ-साथ आप लोग के साथ ये भी एक 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 माने एक ये भी आपका आपका आपके तरफ से एक तरह का आप लोग के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर चैप्टर में आप लोग फंस रहे हो, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सम्स आने के बाद भी बनता है फिर नहीं बनता है, तो ऐसे कौन सा चैप्टर है कमेंट करके माध्यम से बोलिएगा ताकि उसके भी ऊपर हम क्या कर सके एक वीडियो ला सके। क्योंकि इस बार हम किसी भी एग्जाम को जाने नहीं देंगे, बस यही मेरा मोटिव चल रहा है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, पहले जिस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। तो आप लोग देखोगे, अरे हाँ, हम बार-बार इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग देखोगे कि प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम हुए थे सीएचएल का जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार डेफिनेट इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि मैचिंग के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है और अक्सर आपको मैचिंग के हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा। और इस तरह के टाइप्स को मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस के होते हैं जिसको हम लोग सीरीज में रखते हैं और टाइप इसका फिलिंग द ब्लैंक टाइप है। ठीक है, ऐसे तो फिलिंग द ब्लैंक टाइप का बहुत सारा टाइप इसके अंदर में होते हैं, लेकिन सीएचएल के ऊपर आप देखोगे कि बस यही आपका टाइप पूछा जा सकता है जिसके ऊपर बैक टू बैक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, और जिस टाइप का है हमेशा याद रखेंगे, पहला चीज याद रखोगे कि ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सीरीज है। अब सीरीज का कौन सा टाइप है, फिलिंग द ब्लैंक टाइप है। और फिलिंग द ब्लैंक टाइप के अंदर में ये कौन सा टाइप है, तो इसको बोलते हैं मैचिंग। मैचिंग टाइप बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि इसमें ग्रुप बनाना पड़ता है और एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे ग्रुप से हूबहू मैच करता है। तो आप लोग पहले सोचोगे कि अगर ये मैचिंग है कि नहीं है, इसको इसको फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे सिंपलिटी एक चीज इसमें देखते हो, जैसे कि इसमें देखो कि एक लेटर जो होगा वो कहीं ना कहीं रिपीट, मतलब ई के बाद पी मतलब सी के बाद कुछ ऐसा दिखाई आपको देगा, एक साथ दो लेटर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे यहां देखो, यहां अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको ई और पी दिखाई दे रहा है, यहां भी आपको ई और पी एक साथ दिखाई दे रहा है और यहां भी ई और पी एक साथ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? तो आपको हमेशा याद रखेंगे ये कौन सा टाइप हुआ, मैचिंग हुआ। और मैचिंग टाइप के अंदर में आपको बनाना है, क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, और जब भी आप ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप कैसे बनाओगे, तो हमेशा याद रखना है इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, काउंट करना है। जितना भी एलिमेंट है उसको आपको काउंट करना है। काउंट करने के पश्चात आप इसमें ग्रुप बनाने में आपका इजी होगा। तो जब जितना भी एलिमेंट है जब आप काउंट करोगे तो आपको दिखाई देगा टोटल एलिमेंट, इसमें देखोगे कि टोटल एलिमेंट इसमें आपको 24 है, इंक्लूडिंग द फिलिंग द ब्लैंक लेके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 है कि नहीं? जब 24 हो गया तो हमेशा याद रखेंगे हम 24 को 2 इंटू फॉर्मेट में बांटना है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर ऐसा हो सकता है, पहला क्या होता है, हो सकता है 6 इंटू 4 हो सकता है, या दूसरा हो सकता है 8 इंटू 3 हो सकता है। अब हमेशा याद रखोगे अगर 6 जन का सिलेक्शन करेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, अगर 4 का सिलेक्शन करोगे तो 6 ग्रुप बनेगा, लेकिन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 6 का सिलेक्शन करते हैं तो जब आप 6 को सिलेक्शन करोगे यहां पर तो आप देखो कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच कर पा रहा है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब स्टार्टिंग एस से और यहाँ स्टार्टिंग के से और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच नहीं कर पा रहा है। तो यह 6 पर नहीं तो एक बार 4 का देख लेते हैं, 1 2 3 4।
इसका स्टार्टिंग H और इसका स्टार्टिंग P है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो 6 का सिलेक्शन कर रहे हैं तब भी नहीं दिखाई दे रहा, 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं तब भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या है, बस इस केस में आपको करना क्या, आप नेक्स्ट आ जाएंगे, 8 का सिलेक्शन करें तो कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। जब 8 का सिलेक्शन करें तो कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। तो आपको इसी बात को इसमें चेक कर लेना होगा। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो इसका स्टार्टिंग H है तो यहाँ खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहां भी H है और यहां भी H है, तो मतलब इसमें हो चुका है कि इसमें 8 का सिलेक्शन करना पड़ेगा और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच करेगा, तब आराम से आप यहां बता दोगे कि फिलिंग द ब्लैंक में क्या है। तो बोलोगे यहाँ H है तो यहाँ भैया क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहां पर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक है, तो इसमें लास्ट में F है, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, आपका F आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और F के बाद K है तो यहां पर बच्चा K आ जाएगा। अब K के बाद देखो, K के बाद C है, ठीक है, K के बाद C है तो यहाँ C हो जाएगा। और ये ग्रुप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बस इसी के आधार पर आपको इसको मैनेज कर देना। तो H के बाद C है तो C और यहाँ पर क्या होगा, D हो जाएगा। बस बचा क्या है इसमें, अब बोले कि H के बाद यहाँ C है तो यहाँ बेटा D हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, C F H C D और K, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक। सी उसका डी, हाँ सी उसका डी है, तो पहले सी है, ठीक है ना, सी के बाद डी, और शायद एक यहाँ छूट गया है, यहां पर देखोगे यहां पर डी होगा, यहाँ सी के बाद डी एक छूटा हुआ है। तो सी डी एफ एच सी, ठीक है, सी में है, उसके बाद डी उसके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस माध्यम से आपका प्रिपरेशन चल रहा है कि आप बैकग्राउंड से भी आपका आंसर सुनाई दे रहा है। तो ये लोग वीडियो एडिटर सब है, वो लोग भी अब सीखता चला जा रहा है, स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये लोग। तो ये लोग भी अब यहाँ वीडियो देखते 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 अब आंसरिंग करने लगा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी समझ में होने लगा। तो अगला टारगेट यही लोग करेगा, बैंकिंग एसएससी में बटेगा अगर आप लोग पढ़ाई करो अच्छा से, ठीक है। तो बहुत अच्छा संदीपन, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, हाँ संदीपन के साथ मेरे जुगलबंदी वीडियो आया था, आप लोग देखोगे उसमें अच्छा व्यूअर गया। तो वो वीडियो ट्रायंगल के ऊपर था, तो वो शॉर्ट वीडियो था, उसको आप लोग भी देखो, ठीक है। चलो, बड़ा डेंजर ये ट्रायंगल, ये प्रीवियस ईयर का सीएचएल का कुछ ट्रायंगल जरा डिफिकल्टी दिया गया था इस बार, ठीक है। तो बड़ा ही विचित्र ट्रायंगल था और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। तो हम लोग चलते चलिए, बेसिकली तरीका जितना इजी हो सके उतना हम करने का सोचते हैं कि रीजनिंग जितना सॉफ्ट हो सके उतना ही पढ़ाते हैं, हार्ड पढ़ाने की कोशिश हम करते नहीं किसी चीज को, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के ट्रायंगल के अंदर में कितने ट्रायंगल है, तो थोड़ा काउंट करने के लिए बेसिक फंडा जानो। ये क्वेश्चंस आपको हम बार बार बताए थे कि जब इस तरह का फॉर्मेट आता है, इसके अंदर अगर ट्रायंगल मतलब एक लकीर खींच दिया जाता है, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, जितना लकीर खींचा होगा उतना 1 2 3 करके चलते चलेंगे और बाद में इसको जोड़ देंगे। तो 1 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखोगा, फिर नेक्स्ट पिक्चर देखो, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में ऐसा दिया है, उसके बाद आप लोग इस तरह से फॉर्मेट दिखाए थे, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करना बहुत इजी है। तो आप करो क्या, बस एक चीज को याद रखो, यहां पर 1 लिखो, यहां पर 2 लिखो, तो 1 + 2 यहां पर 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहां पर जितना सीधा लकीर है वो काउंट करो, तो आप बोलेगे 1 2 और ये 3, लास्ट वाला सीधा लकीर क्या 3 है, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देना, खाली यहां पर 9 ट्रायंगल होगा। बस इजी फॉर्मेट है इसका, क्लियर है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक से गौर से देखो,
ये वाला डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला यहां देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, खूब वही डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें बच्चा कितना होगा ट्रायंगल, तो आप बोलोगे इसमें 9 दिखाई दे रहा है। अब गौर से देखो, ये वाला डायग्राम और दिखाई दे रहा है, यहां खूब वही दिखाई दे, देखो वही दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी कितना होगा, तो बोलेगे सर इसमें भी कितना होगा, आपका 9 ही होगा। उल्टा साइड देखो, हूबा वही दिखाई दे रहा है, उल्टा साइड भी देखो, उल्टा साइड देखोगे तो हूबा वही दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसमें भी 9 दिखाई देगा। तो कोई भी बच्चा भी काउंट कर लेगा तो बोले सर 27 तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 27 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मली देखोगे 27 आपको तो दिखाई दे रहा है इसमें। 27 कैसे, अगर ये तीनों 9 को ऐड करो तो 27 होगा। लेकिन गौर से करो कि जो होता है वो भी दिखाई देता, जो नहीं भी होता वो भी हमको दिखाई देना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन ट्रायंगल। तो हिडन ट्रायंगल क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल मिलकर एक नया ट्रायंगल को क्रिएशन करता। तुम गौर से देखोगे, यहां देखो, हम ये वाला काउंट किया और ये वाला काउंट किया, लेकिन ये वाला देखो, ये यहां से यहां तक फैला हुआ है, क्या ये वाला काउंट किया अब तक नहीं, और उल्टा साइड वाला भी नहीं काउंट किए। तो और 2 दिखाई देगा, तो 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल होगा, तो आप बोलोगे टोटल इसमें ट्रायंगल जो होगा वो 29 ट्रायंगल होगा। तो 29 ट्रायंगल इज द राइट आंसर। जिसने 29, अगर इसका आंसर मन में आया तो वो सही चल रहा है, 29 इज द राइट आंसर इसका। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, 29 होने वाला है। बहुत इजी फॉर्मेट से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर प्राय बच्चे मेरे क्लास को अटेंड करेगा तो इस तरह के ट्रायंगल काउंट करने में उसको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं के बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो, अगर हम बोले कि एसएससी के हर फॉर्मेट ऑफ एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को बौछार किया जा रहा, बार बार ये रिपीटेशन हम कर रहे हैं कि इस तरह का प्रश्न आपको बौछार मिल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए आपका जो मापदंड होना चाहिए, वो मापदंड होना चाहिए, नंबरों से खेलने का शक्ति होना चाहिए। और जिसको नंबर से खेलने का शक्ति मालूम होगा वो डेफिनेट इस तरह के प्रश्न को वो आंसर दे देगा। और नंबर को खेलने का जो शक्ति होता है वो क्या होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट हो, एडिशन के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी परफेक्ट कॉन्सेप्ट हो। जब हम 729 को देखते हैं, तो जब 729 को देखोगे तो हम बोले तो सबसे बड़ा नंबर को फोकस करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो आपको गौर करना है कि सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर को फोकस करो, तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 729 दिखाई दे रहा है। तो तुम सोचो ये 729 आखिर होता क्या है, 729 आखिर होता क्या, आपको इसके बारे में सोचना है। मतलब 729 जो होता है वो 9 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है, 9 का क्यू। अब सोचो कि इसके बाद यहां पर 7 दिया है, तो अब इस 7 को ऐसा क्या किया जाए ताकि 9 बना सके। तो तुम बोलो कि 7 में जब +2 करेंगे तभी ये 9 बनेगा, 9 बनेगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन में इसी तरह का संयोग होना चाहिए। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए देखोगे, इसी तरह का आपको संयोग दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब 8 में +2 करेंगे 10, और 10 का क्यूब हमेशा क्या होता है, 1000 होता है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर होगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि इस तरह का क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर और क्यूब का फंडा बेसिक मालूम होना चाहिए, ताकि आप आराम से इस तरह क्वेश्चंस को डील कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे डाइस, बार बार डाइस से आपका, तो इस बार बोलते हैं कि एसएससी के जितने फॉर्मेट ऑफ एग्जाम है, आपको एक डाइस का प्रश्न भली भांति पूछेगा, एक भली भांति डाइस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट बरकरार करके रखना, मतलब मान के रखना, मतलब मानना क्या, निश्चित एक डाइस से एक क्वेश्चन इस बार सीएचएल के एग्जाम पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, तो बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। तो देखो सिंपलिटी देखो,
इसमें किसका अपोजिट मांगा गया है? तो बोले कि 4 बिंदु का। 4 बिंदु मतलब क्या हो गया कि आपको 4 का अपोजिट निकालना है। ठीक है, तुम बोलोगे 4 का जो अपोजिट है, तो आप बोलोगे कि सर देखिए 4 हमको यहां भी दिखाई दे रहे हैं और 4 हमको यहां दिखाई दे रहा है। तो कहने का बस मतलब है कि 4 के साथ 2 नंबर दिखाई दे रहा है, वो उसका अपोजिट हो नहीं सकता कभी, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो कभी दिखाई देगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं कि नहीं, तो मेरा अपोजिट मेरा पीछे वाला होगा। तो जब आप हमको देख रहे हो, क्या मेरा बैक साइड देख पा रहे हो? लेकिन जैसे मेरा बैक साइड देखोगे तो मेरा सामने फेस नहीं देख पाओगे। क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे अपोजिट जो होता है वो एक साथ कभी दिखाई देता नहीं है। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं देगा तो मतलब जो दिखाई दे रहा है वो उसका अपोजिट तो होगा नहीं। तो कहने का बस मतलब है कि 4 का अपोजिट कभी 5 और 1 तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी और 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी और सी क्या होगा? गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे 4 का अपोजिट बोलेंगे सर 2 भी नहीं होगा, तो 2 भी खत्म हो गया। तो इसमें 4 का अपोजिट होने वाला कौन है बेटा? 3 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ऐसे बना सकते हो। दूसरा बनाने क्या है? 1 कॉमन। तो इस तरह के प्रश्न आएगा तो हम उसको भी डील करना सिखाएंगे, लेकिन पार्टिकुलर इस क्वेश्चंस को इस तरह से आप डील कर सकते, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन से आपको फिलहाल जितने भी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, एमटीएस के एग्जाम हुए हैं और सीएचएल के एग्जाम हुए, डेफिनेट आपको 2 या 3 प्रश्न का सौगात मिलने वाला है। इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप लोग अक्सर क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर पर कम फोकस होता है और अननेसेसरी सब्जेक्ट पर आप लोग ज्यादा फोकस कर बैठते हैं, और जिसका भरपाई आप एग्जाम में आपको करना पड़ जाता है। अब सोचो, ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग से जहां पर आपको सीजीएल में 3 प्रश्न पूछा गया था। अगर 3 प्रश्न का बात करें तो इससे 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और वहां पर देखिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर पूरा पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन ढंग से पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, ये बात भी सोच के चलना है। ठीक है, केवल पढ़ाई करेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। इसके लिए दिमाग के साथ कैलकुलेशन ऑफ माइंड खेला जाता है। अगर जो कैलकुलेशन ऑफ माइंड खेलना स्टार्ट कर लेगा उसका सीएचएल एक बार भी निकलना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को याद रखना है कि अननेसेसरी सब्जेक्ट को पढ़ने का दरकार नहीं है। और कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें स्टूडेंट पर पकड़ ना हो। अब सोचो, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ सब्जेक्ट से पूरा पढ़ने के बाद, मतलब 80, 90 या 100 पेज पढ़ने के बाद भी ढंग से एक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो उस सब्जेक्ट को क्या, अरे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। इस चीज को याद रखना है इसके अंदर में। ठीक है, तो एक ऐसा चैप्टर है कि सीजीएल में इससे 3 प्रश्न को तो देखें। 2022 में सीजीएल का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें 2 या 3 प्रश्न एक एक सेगमेंट में पूछा गया ब्लड रिलेशन से, और बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो नंबर कहां से आएगा? नंबर जिससे आना चाहिए वही पर आप इग्नोर करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस पर ज्यादा फोकस करना, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे। तो सोचो, ब्लड रिलेशन का इसका, हाँ, पहला ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट है। बोलेंगे ब्लड रिलेशन का कौन सा टाइप है, जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। और कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें पार्टिकुलर एक सिंबल जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कौन क्या लगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग देखोगे कि यहां पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्लस अगर यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसका, प्लस अगर यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें ए और बी के बारे में बोला जा रहा है। इसमें ए और बी के बारे में ऐसा कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। बोलेंगे तो फिर बोला किसके बारे में जा रहा है? बोले उस पार्टिकुलर सिंबल के बारे में बोला जा रहा है। और वो सिंबल जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन सेकेंड पर्सन का ब्रदर निकलेगा। अब सोचो, ये सिंबल बेटा किसके बीच में है? तो बोलोगे ये सिंबल एक्स और वाई के बीच में है। तो इसमें भाई कौन लगेगा? लेकिन एक्स जो है वो वाई का भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ने का तरीका होता है। जो इस तरह से पढ़ेगा
तो उसको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, अब सोचो कि अब इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इक्वेशन दिया गया है। अब इस पार्टिकुलर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है इसके अंदर में कि P जो है वो O का क्या लगने वाला है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो सिंबल आपको जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेगा उसको आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि आपको टॉप और बॉटम से इंडिकेट करो। जो सेम जनरेशन को इंडिकेट करेगा जैसे सिबलिंग, उसको स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट करो, और हस्बैंड वाइफ को हमेशा इक्वल्स रिप्रेजेंट करो। अगर ये चीज आपको मालूम हो तो ज्यादा इसमें बनाने का दरकार नहीं है, इसी 3 चीज से ये बन जाएगा। ठीक है, तो सोचो इसमें क्या दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है इसमें कि P प्लस आर, तो P प्लस आर को देखना है केवल। तो P प्लस आर, तो P और R के बीच में प्लस है, तो प्लस इंडिकेट क्या कर रहा है, ब्रदर को। तो जो ब्रदर कौन होगा, तो हमेशा पहला पर्सन कौन है, P है, तो P किसका ब्रदर हो जाएगा, R का ब्रदर हो जाएगा। तो यहां बोलेंगे P ब्रदर किसका है, R का। क्लियर है। इसके बाद यहां पर डिवाइड दिया गया है, तो उसके बाद इसको भुला जाना है। इसके बाद आपको देखना है इसमें R और T को देखना है केवल। तो डिवाइड इंडिकेट क्या कर रहा है, तो डिवाइड इंडिकेट कर रहा है, यहां देखो डिवाइड क्या इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर। और ये डिवाइड जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन सेकंड पर्सन का सिस्टर निकलेगा। तो इसमें कौन किसका सिस्टर है, तो तुम बोलोगे R जो है वो T का सिस्टर, तो R का जेंडर माइनस हो गया और ये क्या हो गया, T का सिस्टर हो गया। अब उसके बाद देखोगे कि ये वाला पोर्शन खत्म हो गया और आपको उसके बाद किसको देखना है, T और K को देखना है। तो ये माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बोले कि माइनस जो है वो हस्बैंड को डिनोट कर रहा है। तो हमको मालूम चल रहा है कि T जो है वो हस्बैंड किसका है, तो T जो हस्बैंड है वो K का है। क्लियर है। उसके बाद देखोगे यहां पर बड़ा इंटू दिखाई दे रहा है, तो इंटू मतलब क्या हो रहा है, तो इंटू बोलोगे कि इसमें इंटू रिप्रेजेंट हो रहा है मदर का, मदर का हो रहा है कि नहीं। तो कौन किसका मदर है, तो तुम बोलोगे कि के किसका मदर है, ओ का। तो के किसका मदर है, ओ का। तो मतलब के ओ का मदर है, मतलब के और ओ के बीच में एक जनरेशन गैप है। जब जनरेशन गैप हो चुका है तो के किसका मदर है, ओ का। तो के जो है वो ओ का पेरेंट है। तो जो पेरेंट होता हमेशा ऊपर रहेगा, तो ऑलवेज देखोगे ये मदर हो गया, ये माइनस हो गया, और जैसे ये माइनस होता ये वाला क्या हो गया बच्चा, प्लस हो गया। के किसका मदर है, ओ का, तो यहां ओ हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर में कि आपको ओ के बाद अब देखने का दरकार नहीं है, क्योंकि इसमें पी और ओ तक ही पूछा गया, तो पी और ओ तक ही देखना है। तो इसे पूछा जा रहा है कि पी जो है वो ओ का क्या लगेगा। तो हमेशा सोचो जो तिरछा दिखता है ना, जो तिरछा दिखता है, तो तिरछा दिखने वाला हमेशा क्या होता है, अंकल आंटी होता है। ठीक है, अंकल आंटी ही तिरछा दिखता है। तो अंकल आंटी तिरछा देखेगा तो पी जो है वो ओ का क्या लगेगा, अंकल लगेगा। क्या लगेगा, अंकल लगेगा। अब ये कौन सा अंकल लगेगा, यहाँ क्या अंकल दिया है, तो अंकल खाली ऑप्शन नंबर केवल अंकल ही दिखाई दे रहा है, और कोई अंकल दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रख लेना है कि तिरछा देखने वाला हमेशा आपका अंकल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट आपका फैमिली में करने वाला ही सब लोग होता है। अगर जॉब ना लगे तो सबसे ज्यादा कमेंट आपको ही करेगा और वही आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, तो तिरछा देखने वाला हमेशा अंकल आंटी होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये जो है आपका पर्टिकुलर जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बेटा आप लोग सिलोजिज्म तो सीखे होंगे। और इसमें डायग्राम क्या करता है, एक पार्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको देखना है कि यहां पर जो पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि इसमें बोला जा रहा है कि टॉल मैन, लंबे आदमी, ब्लैक हेयर, काले बाल वाले पीपल और इंडियन। ठीक है, तो इन तीनों का रिलेशन कौन सा डायग्राम शो कर रहा है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो टॉल मैन, फिर क्या लिखा है, ब्लैक हाई काले बालों वाले लोग, और उसके बाद क्या लिखा है, इंडियन लिखा है। तो टॉल मैन क्या होता है, तो बोले कि सर इंडिया में तो लंबे आदमी पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेट खली,
तो ग्रेट खली से जैसा लंबा आदमी तो हम नहीं देखे। अगर तुम ठीक से देखोगे, जब ग्रेट खली जब WWE में पार्टिसिपेट कर रहा तो सबसे लंबा वही हमको दिखाई देता था उसके सामने बिग बॉस, और तुम देखो केन, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये क्या नाम है आपको 6-7 लगभग आप देखोगे केन का भी लंबाई 6 से ऊपर है, तो उसके सामने छोटा ही दिखाई दे रहा था। तो मतलब लंबे वाले बाल जो लंबे आदमी होते हैं वो इंडिया में पाने का संभावना है, लेकिन सभी इंडियन लंबे ये भी जरूरी नहीं, कुछ ही जन हो सकता है। और इसमें बोला कि काले बालों वाले, तो हो सकता है जो लंबे होते हैं वो कालो बाले वाले हो भी सकते हैं, तो सभी लंबे कालो बाले वाले हो तो ये भी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल आप लोग देखो कि सिंपल देखो कि सिंपली मान के चलो इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर जो होता है वो 6 फुट या 6.5 फुट का भी होता है, तो उसके बाल लंबे काले नहीं होते हैं, तो कुछ जन का हो सकते हैं। तो इस तरह के पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? बी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या होगा, कुछ इंडियन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है, और लंबे और कुछ लंबे आदमी वो क्या हो सकते हैं, काले बालों वाले भी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते, कुछ जन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये 7 नंबर वाला जो प्रश्न है ये आप लोग देखोगे एनालॉग का टाइप है, और एनालॉग टाइप का बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, ये एनालॉग का टाइप है, लेकिन इसके साथ साथ देखोगे कि ये चैप्टर है एनालॉग है, टाइप है आपका लेटर है, और लेटर एनालॉग का बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बच्चा लोग, मान लो मान लो मान लो, वो होता अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर पर पकड़ है तो आपको इसके बारे में जानने का दरकार नहीं है, धाए धाए बनेगा। और अल्फाबेट ऑर्डर को पढ़ाने का तरीका जो है वो रूपा मैम भी वीडियो में बता चुकी है, वो वीडियो को देखना भूलना नहीं है। और उसके बाद अगर हमको प्ले लिस्ट में देखोगे तो अल्फाबेट ऑर्डर को कैसे याद रखे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, और प्रत्येक वीडियो में वो बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहा है। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो बोलेंगे सर बार बार कितना रिपीट करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है ई ज्योति, ठीक है। ई फॉर 15, जे फॉर 10, टी फॉर 20, ओ फॉर 25, गलती पढ़ा दी है सर, जे के बाद ओ होता है, ओ का क्या हो गया 15, टी का क्या हो गया 20, और वाई कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। ये चीज को याद रखेंगे, अब इसी के आधार पर डील करो बन जाएगा। तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, खाली देखना आप लोग को। जैसे सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब सी का देखो यहाँ पर 3 होगा, क्यू का यहाँ पर क्यू किसके बगल में आता है, तो क्यू जो ओ का बगल में आता है, तो ओ का अगर 15 है तो पी का 16, क्यू का 17, एच का 8 और एल का 12। अब जो लेसन इसमें देखेंगे तो आप गौर से देखो, यहां पर लिख लेते हैं, देखो सी का 3, क्यू का 17, एच का 8 और एल का 12, ठीक है। अब देखो एफ का कितना होता है 6, टी का 20, ठीक है, ई का 5 और आई का 9, क्लियर है। अब गौर से देखो, गौर से देखो यहां पर, तो बोलोगे सर यहां पर 3 है तो यहां पर 6 दिखाई दे रहा, 3 बढ़ रहा है। यहाँ 17 था तो यहाँ 20 दिखाई दे रहा, 3 बढ़ रहा है। यहाँ 8 था तो यहाँ क्या हो गया बेटा 5 हो गया, 3 घट रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ 12 है तो यहाँ पर क्या बेटा 9, 3 घट रहा है। तो 2 के साथ +3 किया गया और 2 के साथ देखोगे -3 किया गया। तो ये लॉजिक बेटा यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बेटा ओ में जब 3 जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ओ में जब 3 जोड़ेंगे तो ओ का अल्फाबेट ऑर्डर होता है 15 होता है, 3 जोड़ोगे तो 18, 18 मतलब आर, तो यहाँ पर आर होना चाहिए सर, मतलब आर होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलेंगे पी, तो पी में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो अगर ओ का 15 होता तो पी का 16, 3 जोड़ो तो 19 होगा, 19 होगा। तो मतलब 19 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को। तो मतलब आर के बाद यहाँ पर एस होना चाहिए, तो आर के बाद एस किस में दिखाई दे रहा है,
तो आर के बाद एस इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों से मालूम चल जाएगा, तो इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, ये पी और ये ओ दिखाई दे रहा है, बस इसी को खाली देख लेना है। तो बाकी जो मेरा 3 है उसमें बेटा 3 घटेगा, तो 18 में 3 घटेगा तो 15 होगा। तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पी बोला, यहाँ पर ओ बोला, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डेफिनेट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे 9 नंबर एक रिपीट फॉर्म में है, तो आप लोग कमेंट करके माध्यम से बताइएगा कि इसमें दिखाया गया बॉटम, मतलब बोला जा रहा है इसमें कि सेलेक्टेड द डेप्थ, बोला कि इसमें 1 का अपोजिट बेटा कौन सा नंबर होगा, आपको ये बताना है। तो 1 का अपोजिट कौन सा नंबर आपको ये बताना है, तो आपको इसमें डेफिनेट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ये 10, मतलब ये स्लाइड नंबर 10 है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज के ऊपर है। आपको डेफिनेट है एक मिरर इमेज के ऊपर आपको डेफिनेट एक प्रश्न पूछ सकता है। और मिरर इमेज के ऊपर मैंने एक परफेक्ट वीडियो दिया गया था कि मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे उसे डील कर सको। इस बात को केवल याद रखना है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, मिरर जो होता है, जो पार्टिकुलर मिरर जो होता है, तो मिरर जो है वो करता क्या है, तो हम बोलोगे कि मिरर, तो मिरर जो होता है हमेशा एक चीज को याद रखो, ये टॉप और ये बॉटम होता है और ये लेफ्ट और ये राइट होता है। अगर मिरर आपका यहां लग जाए तो मिरर करता क्या है, मिरर हमेशा टॉप और बॉटम को छेड़छाड़ नहीं करता है। टॉप टॉप पे रहेगा, बॉटम बॉटम में रहेगा। तो मिरर करता क्या है, केवल लेफ्ट राइट को छेड़छाड़ करता है। तो जिधर राइट है उधर आपका लेफ्ट दिखाई देगा और जिधर लेफ्ट है उधर आपको राइट दिखाई, बहुत सही करता है। इसी फंडा को आपको इसमें इस्तेमाल करने का दरकार है। तो आपके पास ये मिरर दिया गया, मतलब ये इमेज दिया गया है, इसका मिरर बताना है, इसका मिरर क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको पार्टिकुलर आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से इसको बताना है। जैसे कि सर कमेंट क्या करना, आप इसको बता दो तो बता दो, हम बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखो कि मिरर करेगा क्या, मिरर केवल लेफ्ट और राइट को बदलेगा और किसी चीज को बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, इसी चीज को याद रखना है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का जो आंसर होने वाला है, अब देखोगे तो क्या होने वाला है, अगर देखोगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो आप बोलोगे, तो आप यहां देखो, ये वाला पार्ट इसका राइट होता है और ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट होता है। तो ये वाला पार्ट पूरा राइट में दिखाई देगा, जो राइट में सभी में दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन देखो, अब ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, काला वाला दिखाई दे रहा है ना, अब ये हमसे ये टॉप में है तो टॉप में ही होना चाहिए, कभी बॉटम में होना नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, ये काला वाला जो पोजीशन आपको बॉटम में दिखाए तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, यहां से ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तीनों में चल रहा है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद देखो कि ये क्या करेगा, राइट ये वाला पार्ट को बाहर लेके चल जाए और ये वाला पार्ट अंदर आएगा, तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर डी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी, अगर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है तो ए और सी में कोई सही होगा। अब उसके बाद देखो, अगर ये वाला इमेज जो है इसके साथ अगर ये ज्वाइंट होता, अगर ये ज्वाइंट होता तो ठीक है, ये इस तरह हो जाता, इस तरह हो जाता। ठीक है, लेकिन आप सोचो ये वाला अगर ज्वाइंट है तो इधर जाता, मैंने ये वाला पार्ट इधर जाता, जब ये वाला पार्ट अगर इधर जाता तो ये बाहर की तरफ होता। ठीक है, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, जब ज्वाइंट अगर ये नहीं है तो हमेशा एक चीज को याद रखो, तो ये अपना पोजीशन को चेंज करेगा। देखो ये देखोगे तो ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, राइट होता है, तो इधर आ जाएगा तो ये इस तरह दिखाई देगा कि नहीं। तो केवल ऑप्शन नंबर सी में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, तो दियर आर टीम, वो बोला जा रहा है कि एक टीम है, एक टूर्नामेंट खेला गया जिसमें 14 टीम है जो आपस में खेला। बोले कि जैसे कि आईपीएल मैच होता है, जब जैसे कि आईपीएल मैच होता है जिसमें जितना जितना टीम होता है उतना बार एक दूसरे से खेलता कि नहीं है, सब एक दूसरे से खेलता है। तो बोला जा रहा है कि 14 टीम है, ये आपस में खेला गया है। तो इस तरह के सम्स को बनाने के लिए हमेशा एक चीज याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो कि n-1 डिवाइडेड बाय, हमेशा क्या रखो, यहाँ 2 रखो। बस इस फॉर्मूला में इसको पुट अप करो। n क्या करेगा, नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट करेगा। तो n बेटा इसमें नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टीम कितना है इसमें, 14 है, तो यहाँ 14 दे देंगे। फिर यहां पर 14 होगा, फिर -1 होगा, और डिवाइडेड यहां पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इससे काटोगे 7 बार में, ठीक है, यह 7 × 13 होगा। तो 7 × 13 कितना होता है बेटा, 91 होता है कि नहीं। तो उन दोनों बीच में टोटल मैचेस कितना होगा, 91 मैचेस होगा। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त जो आपके लिए लेके आए हैं। तो इसी तरह से हम क्या करें कि 9-10 प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपके प्रिपरेशन को कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों।